कहानी की स्टार्टिंग में हम ड्रामे की फीमेल लीड जी शुआन को देखते हैं, जो आज अपनी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए देख रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन की खातिर। इन्होंने तो ना सिर्फ जी शुआन को ड्रग्स दी हुई थी, बल्कि खुद भी अपनी मस्ती में ही होते हैं। इसकी कंडीशन ख़राब और अचानक ही इसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि बहुत ही हॉट एंड हैंडसम दिख रहा था। ये उसे खुद की हेल्प करने को बोलती है। वो कहता है कि देखो, अब बाद में फिर इस चीज़ का ब्लेम मुझे मत करना। ये कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एंड देन वो इसे उठाता हुआ अपनी रेजिडेंस में लेके आ गया था और यहाँ पे तो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो इसे कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। अब जो अपनी ड्रेस साइड पे पड़ी थी वो पहन लेती है और साथ में जो कि एक कोट खड़ा हुआ था अलमारी में वो भी इसने कैरी कर लिया था। इसे ऑफिस में अचानक ही कॉल आ जाती है जिसकी वजह से कि एक गड़बड़ी हो चुकी थी। अब जो कि रात को इसने नाइट स्पेंड की थी वो हर न्यूज़ हर जगह पे फैल चुकी होती है। इस बेचारी की तो काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई थी। अब फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, सोंग जाओ ली, जो कि बहुत ही हैंडसम होता है। अब इसका नेक्स्ट क्लाइंट भी बनने वाला था। इसे अपने बॉस से अच्छी खासी डांट पड़ रही होती है कि ये देखो, तुम्हारे खिलाफ अगेंस्ट जो रूमर्स फैले हैं, अब इनकी वजह से मैं तो तुम्हें जॉब पे नहीं रखने वाला हूँ। ये कह देती है कि आप टेंशन मत लें, मुझे बस एक चांस दें, मैं मिस्टर सॉन्ग को सब कुछ समझा दूंगी। वो आखिर को हमारे क्लाइंट हैं, समझ जाएंगे। और इनके ऑफिस में ही मिस्टर सॉन्ग जाओली की भी एंट्री हो चुकी थी। ये जैसे उसे देखती है बस देखती ही रह जाती है। अभी भी इसे याद नहीं आता कि रात वाला बंदा यही था। अब वो भी इससे इन फोटोज को लेके ही बात करने लग गया था कि ये सब कुछ क्या है। अब वो कह देती है कि बस ये तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ या लोगों ने खामखा में रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, इसे कुछ याद नहीं होता। ये जस्ट उससे बिजनेस की बात करना चाह रही होती है और ये बातें सुन के वो स्माइल करता है कि इसे वाकई में कुछ भी याद नहीं है। खैर, इसे जैसे ही अपना प्रोजेक्ट दिखा रही होती है तो इसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। सारा पानी इसके कपड़ों पे लग गया था। अब ये जैसे साफ कर रही होती है तो वो इसे पकड़ लेता है कि अब क्या करोगी तुम। ये फ़ौरन से ही उठ खड़ी हुई थी एंड एक्सक्यूज़ करती है कि मैं आपको न्यू ड्रेस ला के दे दूँगी। वो कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, अगर तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। वो इसे लेडीज़ शॉप पे लेके आ गया था तो ये पूछ रही होती है कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, तो हमें तो किस मतलब मर्दों की शॉप पे जाना चाहिए था, आखिर को मैंने आपको ड्रेस दिलवाना है। तो वो कह देते हैं कि नहीं, अब तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो, आगे मेरी मर्ज़ी है, चाहे मैं जो करूँ। इसे यहाँ पे एक ड्रेस पसंद आई थी तो ये फ़ौरन से ही वो दिलवा देता है। एंड इसे तो उसके साइज़ वगैरह का भी पता था। अब इसे मालूम हो जाता है कि वो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं बल्कि यही मिस्टर थे। इसे अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। रात को किसी पार्टी में जाना था और इसकी ये बातें पीछे से इसने सुन ली थी। वो इससे यही पूछ रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या। अब फिर हमें इसके एक फ्रेंड और असिस्टेंट को भी दिखाया जाता है जो कि जानता है कि ये किसी लड़की जीशुआन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उसकी खातिर ही इसने आज की रात एक इनविटेशन कार्ड भी मंगवाया था उसी पार्टी में जाने के लिए जहाँ पे कि जीशुआन जा रही थी। और ये तो उसका नाम तक पहले से ही जानता है। अब ऐसा क्यों, वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। नेक्स्ट ही हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर ही रही थी कि तभी सोंग जाओली की भी एंट्री हो जाती है। उसे देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो तो सबको छोड़ के सीधा ही इसके पास पहुँचता है। इसे अपने साथ डांस करने को बोलने लगा था। वो मना कर रही होती है, लेकिन इसके आगे खैर वो बेचारी क्या ही कर सकती थी कि मैं तो तुम्हारा क्लाइंट हूँ ना, और क्लाइंट को खुश करना तो बनता है। शाओजिन ने भी मना नहीं किया था। वो भी वैसे भी जानता है कि इसमें मेरा ही फ़ायदा है कि मेरी गर्लफ्रेंड इसके क्लोज हो जाए, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों को साथ में देखता है तो जेलस भी फील करने लग गया था। सबको इन दोनों का साथ में डांस करना तो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, स्पेशली कि वो लड़की जिसका क्या अफेयर चल रहा था शाओजिन के साथ, वो तो बात करने से बाज नहीं आती है। अब ये साइड पे जैसे ही ड्रिंक करने के लिए आई थी तो फ़ौरन से शाओजिन आ जाता है कि तुम मेरी बात आगे बढ़ा सकती हो मिस्टर सोंग जाओली के साथ, आगे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें हासिल होंगे। वैसे भी शायद उनकी तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बन रही थी। ये तो अब यहाँ पे उसे ये भी बता रहा होता है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, मैं तो आपको अपनी शादी में भी इन्वाइट करूँगा। बस अभी फ़िलहाल ये डील करना बाकी है कि हमने कौन सा वेन्यू सिलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे ये मैडम जो कि बहुत ही तेज़ बन रही होती हैं कि आप दोनों की शादी हो रही है तो क्यों ना आप दोनों क्रॉस ड्रिंक करें, लेकिन यहाँ पे तो इन मिस्टर ने मना कर दिया था कि मैंने तो ड्राइव करनी है सो इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। अब ये कह देती है कि चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी डांस तो ये मैडम कर ही रही थी तो क्यों ना क्रॉस ड्रिंक भी ये अपनी इसी मिस्टर सॉन्ग्स और ली के साथ ही कर ले। अब वो भी मना नहीं करता और यहाँ पे तो इसे ये बात भी करने लगा था कि वैसे अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये पता चल गया कि रात को तुम मेरे साथ ही तो वो क्या सोचेगा। खैर यहाँ पे जैसे ही दोनों क्रॉस ड्रिंक कर रहे होते हैं तो इसे तो काफ़ी ज़्यादा ही जलन हो रही थी, इसे देखा नहीं जा रहा होता। अब बाद में ये उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी पोस्टपोन कर रही हूँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। इसी के नंबर से अपनी मॉम को मैसेज कर देती है कि फ़िलहाल हम शादी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है इसी का ही नाम आए। अब यहाँ पे जैसे वो इससे बदतमीजी कर रहा होता है, इसने तो जोर का थप्पड़ भी उसे मार दिया था कि जैसे कि मैं जानती ही नहीं हूँ। वो भी बात करने लग जाता है रात को तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड की थी, इसकी फ़ोटोज़ को लेके। इससे पहले कि मज़ीद बदतमीजी करता है सॉन्ग जाउली वहाँ पे पहुँच जाता है। वो अपने किसी प्रोजेक्ट की बात करने लगा था कि तुम दोनों के बीच कंपटीशन करवाते हैं, जो विन करेगा उसे ही वो दिया जाएगा। वो भी कोई गेम नहीं खेलनी होती है जो कि इस बेचारी को तो बिल्कुल खेलनी नहीं आती, लेकिन शाओ जिन तो उसमें एक्सपर्ट होता है। और ये सब कुछ देखते हुए वो इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा डांट भी मारने लगा था कि अभी से पीछे हो जाओ, ऐसे भी मैं जानता हूँ कि ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। और ये सब कुछ देख के तो सॉन्ग जाओली को अच्छा नहीं लगता। वो इसे सिखाने के लिए जैसे इसके पास आता है तो यहाँ पे गलती से एक तीरी से भी लग गया था इसके पाँव पे, ये इंजर्ड हो गया था। सो अब सॉन्ग जाओली ये डिक्लेयर कर देता है कि अब चूंकि कंपटीशन आगे नहीं बढ़ सकता है तो इसलिए प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जी शुआन को ही मिलेगा। और यहाँ पे वो जो कि जा रही थी उसका हाथ पकड़ के दोबारा से ये गेम उसके साथ खेलने लगा था और ये बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। अब फिर हमें वो को दिखाया जाता है जो कि जी शुआन की बेस्टी थी। इसने सुबह सुबह से मैसेज किया था कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है, कोई बात बतानी है। वो भागी भागी आ गई थी कि क्या बात है। अब ये बता देती है कि कैसे इसका बॉयफ्रेंड इसे चीट कर रहा था तो ये अब उससे शादी नहीं करने वाली। और ये सुन के वो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि अच्छा तो वो इतना गुंडा बदमाश निकला था, मुझे नहीं पता था, अगर पहले पता होता तो उसे सबक सिखाती। यार ये कहती है कि अच्छा फ़िलहाल ये मेन टॉपिक नहीं है, वो दूसरा। हम जब इसे सॉन्ग जाउली के बारे में बताती है कि वो मेरा क्लाइंट है एंड कैसे मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के तो वो एकदम सरप्राइज, क्योंकि वो तो सॉन्ग जाउली को जानती ही थी, बल्कि ये क्या पूरा शहर ही जानता है। और इसे तो यकीन होता है कि वो अब कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही अपना प्रोजेक्ट लेके इनके पास पहुंचती है तो आगे से इसे कोई मैसेज दिखाता है कि क्या तुमने अभी भी अपने प्लान पे गिव अप नहीं किया। मुझे पता चला है कि स्टिल तुम उस मिस्टर शाओजिन के साथ शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता तो है कि वो कैसा बंदा है। ये कह देती है कि आप मेरे मामलात में इंटरफेयर मत करें। वो कह देता है कि क्यों ना करूं, और वैसे भी एक रात तुमने मेरी ली हुई है सो क्या तुम वो वापस नहीं करना चाहोगी। इसने आज की रात उसे अपने अपार्टमेंट में आने का बोल के फिर वहाँ से चले ही जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक और लड़की याओ को दिखाया जाता है जो कि तकरीबन इसकी फियांसी ही थी। वो तो अब सॉन्ग जाओली के साथ रहने के लिए आई होती है, बट एक बहाने से इसने अपने फ्रेंड से कह के इसे भिजवा ही दिया होता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अपनी इसे फियांसी नहीं मानता। ये रिश्ता तो सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रैंड पाइज के साथ करवाना चाहते थे। अब इसे तो जस्ट वेट होता है तो यहाँ पे जी शुआन के आने का। अब जैसे ही शॉवर ले रहा होता है तो बाहर कोई दरवाज़ा नॉक करता है और जब जाके देखता है तो वहाँ पे जी शुआन ही खड़ी थी। अब बिना टाइम वेस्ट किए दोनों जिस काम के लिए इसने उसे बुलाया था वो स्टार्ट कर देते हैं, रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करते हैं। इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे ये फिर जैसे ही जी शुआन के पास बैठा होता है तो इसे इसके फ्रेंड का मैसेज मिलता है। उसने पता चला लिया था कि जी शुआन कौन है। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ही पुअर हुआ करती थी। इसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत थी जो कि इसके पास नहीं थे। और ये सारा कुछ तो सॉन्ग जावली को मालूम हो गया था, क्योंकि वो तो इसे तब से ही जानता था। अब इनकी फर्स्ट मुलाकात कैसे हुई थी वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। इसे अचानक इसके सर की कॉल आई थी जो कि उन्होंने बताया था कि तुम्हारी आगे स्टडी के लिए किसी ने स्पॉन्सरशिप किया है। ये सुन के तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि वो जो कोई भी इंसान है मैं ज़रूर उसे थैंक यू बोलूँगी। अब ये स्टडी आगे कंटिन्यू करने वाली थी, इससे बढ़ के इसके लिए और खुशी की क्या बात हो सकती थी। अब फिर अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो इसकी ड्रेस तो ख़राब हो गई थी। ये फिर
जाओली की ही शर्ट पहन के बाहर निकलती है तो सामने से ये अपनी कोई मीटिंग कर रहा था। वहाँ पे कि जाओ भी मौजूद थी। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे, मैं तो तुम्हारी फियांसी हूँ कि ये लड़की कौन है और तुम्हारे रूम से क्यों निकली है। ये उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, बल्कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जिससे चाहे शादी करो, जो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आरिस ने उसे वहाँ से भगा दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हमें इस मैडम को जिशवान के पास ही दिखाया जाता है, जो कि इसे वार्न करने के लिए आई थी कि तुम सॉन्ग जाओली से दूर ही रहना, मैं उसकी फियांसी हूँ। ये कह देती है कि तुम्हें लग रहा हो कि जैसे कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी उन्हें लाइक नहीं करती हूँ। और यही सारी बातें जाओली ने सुन ली थी। इमन के ये भी उसे कहती है कि मैं तो जस्ट उसके साथ प्ले कर रही थी और कुछ नहीं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो तो वहाँ से चला ही गया था, बीच वाली साइड पे आया होता है और यहीं पे इसका फ्रेंड भी पहुंचा हुआ था, जो कि यही पूछ रहा था कि आखिर को तुम्हें क्या हो गया। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि कब से ही तुम जिशवान को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे तो बहुत कम लोग ही करते हैं। और उसे बताया तक नहीं है कि तुम उसके सर्वाइवर हो। अब चाहे जो भी है, ये बातें तुम्हें उसके साथ डिस्कस तो करनी चाहिए थी। शायद हो सकता है कि तुम्हें उसकी अटेंशन मिल जाए। यार इसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। और इवन के ये उसे अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि जब इसका फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था उसके साथ, एक दफ़ा इसे किडनैप किया गया था, इसके भाई को भी, इसके भाई की डेथ हो गई थी। इसने तो हार ही मान ली थी कि बस अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वहाँ से वापसी पे जाते हुए इसकी नज़र पड़ी थी कि कुछ गुंडे लोग पहुँचे होते हैं जीशुआन के घर के बाहर। उसके पापा का कुछ कर्ज वगैरह रह गया था और वो वही लेने के लिए ही आए थे। ये उनका डट के मुकाबला करती है कि आप लोग टेंशन मत लें, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगी। और इसको इसी तरह उनसे लड़ते हुए देख के इसमें हिम्मत आई थी कि अगर वो लड़की जो कि इतनी मुश्किलों में फंसी हुई है अपनी लाइफ के साथ फाइट कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो इसी वजह से मुझे उस लड़की से फर्स्ट साइट लव ही हो गया था। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वही होगी। अब अचानक ही इसे मैसेज मिलता है। अब जिस नंबर से इसका असिस्टेंट राब्ता क्या करता था जी शुआन से, वो वाला नंबर भी इसने उससे ले लिया होता है। एंड यही कहता है कि तुम अपना न्यू अकाउंट बना लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सीक्रेटली उससे बातें जो किया करता है कि चलो इसी बहाने से मैं उसे जवाब दे दिया करूँगा। और यहाँ पे अचानक ही मैसेज मिलता है, वही जो कि असिस्टेंट वाला नंबर था। जीशुआन उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉस किधर है। मैं बस मुझसे गलती हो गई, उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो पहले इसके नंबर पे भी सॉरी का मैसेज कर चुकी थी कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था जो कि आपने सुना था। अब वो इसी के नंबर से रिप्लाई कर देता है कि इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद है, और अपने इस असिस्टेंट को तो इसने यहाँ से भगा ही दिया था क्योंकि वो अकेले में जीशवान के साथ टाइम जो स्पेंड करना चाहता था। अब जिस जगह पे इसने बुलाया होता है वो भी भागी भागी पहुँच ही आई थी। एंड आते ही अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि वो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप नाराज़ मत होना प्लीज़। ये कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ही बात पे माफ़ कर सकता हूँ। देखते हैं कि यहाँ पे कौन तेज़ी से भाग के जाता है। अगर तुम मुझसे आगे हुई तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यही सुनना था। वो तो भागना स्टार्ट कर देती है। आयु से भागते हुए देख के यहाँ पे स्माइल करने लगा था। भागते भागते रास्ते में ही रेन स्टार्ट हो गई थी। दोनों को छुपने के लिए फाइनली एक जगह मिली गई होती है। ये जैसे उसके क्लोज आने की कोशिश करता है वो इससे दूर ही भागती है। यही कहने लगी थी कि वैसे भी हमारे बीच यही बात हुई थी कि हम दोनों जस्ट वर्क को ही लेकर डिस्कस करेंगे। अब यही सुनना तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि शायद इसके दिल में अभी भी मुझे लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो जस्ट इससे यही पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हारा फर्स्ट लव शाओ जिनी है। शायद इसका ये वो अनफॉर्गेटेबल लव ही होगा। अब यही बातें इनके बीच चल ही रही थी कि ये फिर इसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है, अपना कोट उतार के उसे पहना देते हैं। एंड ये भी कहने लगा था कि कल एक होटल के बाहर मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ का अरेंज किया हुआ है, जाके देख लेना। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ये वहाँ पे पहुँची थी तो काफ़ी सारे रिपोर्टर्स इकट्ठे हुए हुए थे। ना सिर्फ ये दो गर्ल्स समेत वहाँ से वापस आता है तभी सबको मालूम हो जाता है कि शाओ जिन, जो कि इतना शरीफ बना फिर रहा होता है, वो अपनी बॉस की वाइफ के साथ अफेयर चला रहा था। यही सब कुछ तो एक्चुअली में वो इसे दिखाना चाहता था कि जिस बॉय पे तुम इतना रिलाई करती हो वो इतना भी इसके काबिल नहीं है। इसका यही तो मिशन था कि ये अपनी शादी उससे कैंसिल कर दे। हालांकि वो तो पहले से ही अपने मन में ये प्लान बना के रखी हुई थी। ग्रैंडपा को जैसे इस बारे में मालूम हुआ था कि होटल के बाहर से दो लड़कियों समेत देखा गया, वो बहुत ज़्यादा ही
गुस्सा करते हैं सोंग जाओली पे कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब यहाँ पे हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसके ग्रैंडपा एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इसके भाई को ही लव करते थे, जिसकी कि अब डेथ हो चुकी है। और वो जो कि लड़की है उसकी शादी उसी के साथ ही करवाना चाहते थे, मिनके याओ की। लेकिन अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा है तो अब मजबूरी में इसे उससे करनी पड़ रही थी। ये साफ मना कर रहे होते हैं कि ग्रैंडपा आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल भी वैसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। इस पे बहुत ज़्यादा भड़कते हैं, इस बेचारे को काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर किया करते हैं। कभी भी ग्रैंडपा ने इससे वो लव नहीं किया जो कि इसके भाई से करते थे। यार वो तो अभी गुस्सा करते हुए वहाँ से चलते बनते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें जी शुआन को दिखाया जाता है। वो जैसे ही घर पे आई थी तो सामने से उसकी मॉम मौजूद थी। वही नहीं बल्कि शाओजिन साहब भी आए ही होते हैं। अभी तक उसने इसकी मॉम को नहीं बताया था कि इनके बीच क्या चल रहा है और ये भी इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। वो तो अपनी जगह इसकी मॉम के दिल में बनाना चाहता था। उसे तो यही अंदाज़ा था ना कि अगर मॉम खुश हो गई तो जाहिर है उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए हामी भरी लेनी है। खैर मॉम इतनी भी सीधी सादी नहीं थी। ये तो उन्हें ये भी बता देता है कि कैसे के वो उसका स्कैंडल बन चुका है उसकी बॉस की वाइफ के साथ। वो तो कह देता है कि ये तो कोई भी मसला नहीं है और वैसे भी इसका भी तो स्कैंडल बना हुआ है। वो यही चाहता था कि जल्द से जल्द उसकी शादी जीशुआन से हो जाए और सब उस स्कैंडल को भूल जाएं, जिसकी वजह से कि इसकी रेपुटेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। ये सुन के तो मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या तुम मेरी बेटी का यूज़ करना चाहते हो। ऐसा तो वो कभी भी नहीं होने दे सकती थी। इन साहब को तो वो अपने घर से भगा देती हैं और अपनी बेटी से पूछने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद इस वजह से ये बहुत ही परेशान हो गई होगी। ये अपनी मोम को तसल्ली देती है कि आप टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरा तो अब एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका है। ये तो बस मोम को तसल्ली देने के लिए इसने बोला था और यही सुनना था। मोम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। वो तो अब इसे इसके बॉयफ्रेंड से मिलवाने का ही बोलने लगी थी। ये तो आगे से बात को टाल देती है। अचानक इसकी बेस्टी की से कॉल आती है जो कि यही बता रही थी कि वो जो हमें होटल के बाहर दिखाया गया था कि कैसे सोंग जाओली दो लड़कियों के साथ था। एक्चुअली में वो इसकी गर्लफ्रेंड्स नहीं थी। उसने तो जानबूझ के ही वो नाटक किया था। वो तो बस वहाँ पे शाओजिन को एक्सपोज करना चाहता था। और यही सारी बातें सुनने के बाद वो सीधा उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके घर के बाहर ही आ गई थी। आगे से तो सोंग जाओली की कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। वो तो इसके कंधे पे ही सर रख के बेहोश हो गया था। उसे बहुत तेज़ फीवर भी हो रहा था। अब ये उसकी फुल केयर करती है, उसे मेडिसिन देती है। इवन के इसकी पीठ के पीछे ज़ख्मों के निशानों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। वहाँ पे मरहम पट्टी रख देती है। और उसका ये गेस्ट है तो सोंग जाओली को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वैसे भी वो कब से अपनी इन फीलिंग्स को छुपाई फिर रहा था। अब यहाँ पे तो ये उसे खुद से शादी करने को ही बोल देता है कि अब तो मेरा चांस बनता है ना। वैसे भी अब तुम्हारा और उस शाओजिन का तो ब्रेकअप हो चुका है। अब जैसे ही वो इसे किस करता है ये फ़ौरन से उसे खुद से दूर कर देती है कि मैं तो जस्ट आपको थैंक यू बोलने के लिए आई थी, मैं कभी भी आपसे लव नहीं कर सकती हूँ। इसे जानती थी कि मेरा और इसका स्टेटस बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। नेक्स्ट डे जैसे इसकी आँख खुलती है तो ये देख के हैरान कि मैं तो रात को सोफे पे सोई थी तो बेड पे क्या कर रही हूँ। आगे आके देखती है कि सोंग जाओली ने तो इसके लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर दिया था। ये सरप्राइज़ होती है कि वाह आप ये सब कुछ भी कर लेते हैं। वो आगे से बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं से भी ग्रैंडपा तो हमेशा मेरे भाई से लव करते थे। उसकी खैर अब डेथ हो चुकी है और कभी भी उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, तो इसलिए अपना सारा काम मैं खुद ही कर लिया करता था। ये सुन के अब इसे भी उसके लिए बुरा लग रहा होता है। और जैसे ये पूछ रही होती है कि मैं तो सोफ़ा पे सोई थी तो बेड पे क्या कर रही थी, तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, वो मैंने तुम्हें लिटा दिया था क्योंकि तुमने सारी रात तो मेरी केयर की थी, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। यार अभी भी वो इस पे गिव अप नहीं करने वाला था। जैसे इसके क्लोज आके कहता है कि मेरा तो इतना बड़ा घर है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस घर में एक लड़की की ही कमी है। अब ये तो उसकी बात अच्छे से समझ चुकी होती है। इसे इसकी बेस्टी की कॉल आ गई थी, सो वो बहाना बना के वहाँ से साइड पे और ये पीछे से कह रहा होता है कि चाहे जो हो जाए, पहले तो एक दफ़ा मैंने तुम्हें अपने हाथ से गंवा दिया था बट अब बिल्कुल नहीं। इसके बेस्टी का भी इनकाउंटर हो चुका था। एक्चुअली में वो किसी और लड़कियों को सिखा रही थी कि अपने बॉयफ्रेंड्स जो कि चीट कर रहे थे उन्हें कैसे सबक सिखाना है। और गलती से इसने किसी की गाड़ी पे पेंट कर दिया था
और वो साहब गुस्से में लग रहे होते हैं कि तुम्हें तो कंपनसेशन अब देनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सोंग जाओली का ही फ्रेंड था, लियान। अब जैसे उसकी नज़र यहाँ पे इस पे पड़ती है तो वो तो इसे पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जी शुआन, जिसे कि मेरा फ्रेंड लाइक करता है। अब ये कह देता है कि नहीं नहीं, आप लोगों को कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही इसके मुंह से अपना नाम बूशी निकलता है तो ये सुन के तो आगे से जिशुआनी एकदम हैरान रह गई थी कि अरे आप तो वही हैं जिन्होंने कि मुझे स्पॉन्सरशिप दी थी, मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर पाई। मैं तो आपको वो सारे पैसे लौटाना चाहती हूँ, और वो भी स्पेशली ये कि आपने मेरी इतनी केयर की। मैं तो कब से आपसे मिलना चाह रही थी पर मुलाकात ही नहीं हुई। एंड यहाँ पे तो वो ये भी कहती है कि अपनी बेस्टी के जो कि नुकसान किया है उसकी भी भरपाई कर दूंगी। ये कह रहा होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं पैसे नहीं लेना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर ये खुद ही कंपनसेट करना चाहती है तो मेरे घर पे बस 2 महीनों के लिए काम कर ले तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। ये सुन के वो तो फ़ौरन से ही मान गई थी। अब ये तो यही समझ रही होती है कि इसकी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए जिस बंदे ने पैसे दिए थे वो लियाओ था। जी शुआन ने तो इसे खाने पे ही इनवाइट कर लिया था, जो कि मना नहीं कर पाता क्योंकि वो इतने प्यार से जो कह रही थी। अब तो फिर सोंग जाओली से मतलब कि अपने फ्रेंड से ही डर रहा होता है कि इसे उस बात का पता चला कि कैसे मतलब मैंने प्रिटेंड किया है कि मैं ही वही लड़का हूँ जिसने के जी शुआन की स्टडीज़ के लिए पैसे दिए थे, और स्पेशली कि उसने मुझे खाने पे इनवाइट किया तो मेरी तो शामत इसके हाथों पक्की आ जानी है। उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाया था। वो उसे तो समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। अब उसके बार बार पूछने पे फाइनली बता ही देता है कि ये सारा मसला हुआ है। तो वो कह देता है कि अच्छा तो बताओ कि कहाँ पे जाना है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पे कि उसने उस छोटी सी पार्टी का अरेंज किया था मिन के खाने का, ये भी उधर पहुँच आया था। और अब उसे बताता है कि मैं तो लियाओ का बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम दोनों अच्छे से जानते हैं, तो इसने मुझे बताया, सो मैं भी पहुँच आया यहाँ पे। अब वो तो इसे साइड पे करके वहीं पे सीट पे बैठ गया था, और जैसे ही वो इसे बारबेक्यू पकड़ाती है तो हमारे हीरो का जेलिसी के हमारे बुरा हाल। लियाओ ने तो फ़ौरन से ही वही ये इसे पकड़ा दिए थे, जो कि बड़े मज़े से ही खाने लग गया था। ऊपर से तो वो भी ड्रिंक्स वगैरह लेके आ गई थी। चारों ही मिलके फिर ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब रात हो चुकी थी, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। अब ये आंखों से इशारा करता है इन साहब को, सो वो को लेके वहाँ से चलता बनता है। पीछे से तो जी शुआन और सोंग जाओली ही रह गए थे। अब ये काफ़ी क्यूट सी हरकतें करती है, इसे तो उस पर और ज़्यादा ही प्यार आने लगा था। खैर यहाँ पे तो उसे बहुत ही कोल्ड फील होने लगता है, अपना कोट उतार के उसे पहना देता है, और ये तो बेहोश होके उसके कंधे पे सर रख के ही सो गई थी। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही जी शुआन की आँख खुलती है तो खुद को इसके पास पाके एकदम शॉक्ड के क्या रात को फिर से हमारे बीच कुछ हो चुका, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो वो कह देता है कि अच्छा याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। और वैसे भी ये ड्रिंक हालत में इसने उसकी इतनी मदद की थी तो थैंक यू के तौर पे जब वो इसे किस करती है तो ये कह देता है कि तुम्हें तो करनी नहीं आती, चलो मैं सिखा देता हूँ। और इसी बीच इसे इसकी बेस्टी की कॉल आती है जो कि इसे हॉस्पिटल ही बुला रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि रात को ये बेचारा जो कि उसे घर से ही लेके जा रहा था, रास्ते में इसने उसकी पिटाई कर दी थी ड्रंक होने की वजह से। वो तो ना बोल पा रहा था और ना ही चलने के काबिल रहा था, सारी तो पट्टियों से बंधा ही होता है। ये अब माफ़ी मांग रही होती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज़ माफ़ कर दें, सारे पैसों की भरपाई कर दूंगी। अब वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ बैठा होता है, लेकिन फ़ौरन से ही हमारा हीरो कह देता है कि नहीं नहीं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि लियाओ काफ़ी ज़्यादा दरिया दिल है, ये तुम्हें माफ़ कर देगा, बल्कि आप दोनों तो जाओ, मैं हूँ ना इसका ख्याल रखने के लिए। ये दोनों जैसे ही बाहर आती हैं तो वो अब सोंग जाओली की तारीफ़ करने लगी थी कि वो बहुत ही डिसेंट पर्सन है, मैंने अच्छे से उसकी पर्सनालिटी को नोट कर लिया। वैसे तुम दोनों इकट्ठे ही हॉस्पिटल में आए थे, क्या रात को कुछ हुआ था, क्या कहीं एक दूसरे के साथ दोबारा तो नहीं सो गए? अब इस बेचारी को तो कुछ याद ही नहीं था, और इधर ये अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि मेरे और जी शुआन के बीच कुछ नहीं हुआ था, हम दोनों तो जस्ट रात को इकट्ठे में ही सोए थे और कोई बात नहीं। और बाकी चाहे जी शुआन जितनी ही कोशिशें कर ले कि मैं उसमें इन्वॉल्व ना हूँ, पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं उसका क्लाइंट हूँ, कोई ना कोई तो बहाना मुझे मिल ही जाएगा।
ये अब बिल्कुल भी आज के दिन सॉन्ग सावली को फेस नहीं करना चाहती थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉय को पकड़ा देती है कि इस पे उसके साइन करवा लेना, लेकिन अचानक ही इसकी मुलाकात यहाँ पे उससे हो ही गई थी। अब एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से साइड पे अब हमें इसे ऑफिस में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे कि इसके बॉस किसी मीटिंग का अरेंज करने वाले थे। एक लिस्ट उन्होंने तैयार कर दी थी और स्पेशली कि ये काम वैसे ही संभालते हैं क्योंकि जानते हैं कि सॉन्ग जावली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है जी। अगर ये हमारे यहाँ काम करती रही तो हमें ही फ़ायदा होगा। इसके बदले तो वैसे काफ़ी सारे पैसे भी देने वाले थे। ये भी मान जाती है कि ठीक है, और जब जैसे इस मीटिंग लिस्ट में नाम देखती है शाओजिन का, तो अपने बॉस से कह देती है कि इस बंदे को तो साइड पे करें, और वो भी इसकी बात मान गए थे। और यही सब कुछ देखना था कि शाओजिन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है इस पे। अपना ये गुस्सा निकालने के लिए पहुंच आया था। काफ़ी भड़कता है, इसकी इंसल्ट भी करता है। वो तो यही समझ रहा था कि ये सीक्रेटली लवर है उस सॉन्ग जाओली की। हालांकि ऐसी फ़िलहाल तो कोई बात नहीं थी। सॉन्ग जाओली भी आ गया था, मुझे उससे दूर कर देता है एंड ये कहने लगा था कि अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त भी अगर ये लड़की मुझे कह दे कि मैं इसे शादी कर लूं तो फ़ौरन से कर लूँगा, समझे तुम। इसने उसे वहाँ से भगा दिया था। ये थैंक यू बोलती है तो वो कह देता है कि मैंने तुम्हारी सिर्फ मदद करने के लिए ये वर्ड्स नहीं बोले थे, बल्कि मैं वाकई में तुमसे लव करता हूँ। अगर तुम अभी भी कहोगी तो मैं फ़ौरन से तुमसे शादी कर लूँगा, इस बारे में सोचना ज़रूर। ये कहने के बाद वो तो चला जाता है, लेकिन इसे गहरी सोच में ही डाल के गया था। अब इसे खोया खोया सा देख के वो तो नोटिस कर लेती है। वो पूछ भी लेती है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब अचानक ही से इसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जो कि कह रही थी कि आज तो पक्का पक्का तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना, चाहे जो हो जाए। इसे घबराया हुआ देख के और इसकी बातें तो खैर वो ने सुन ली थी। वो कहती है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड का अरेंज तो मैं करवा दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने कज़न रूई को इधर बुला लिया था और वो तो इसका बॉयफ्रेंड बन के इसकी मॉम से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हो ही गया था। इसके बदले में कहता है कि वैसे भी मैं भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ फिर मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना है। वो भी मान ही जाती है। इधर ये जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए आया होता है तो इसे बर्दाश्त नहीं होता। लियाओ कहता है कि चलो मैं अभी मैसेज कर देता हूँ कि यहाँ पे तो जी शुआन भी आ जाएगी। जैसे उसे वॉइस मैसेज करता है, वो आगे से कहती है कि नहीं, मैं आज के दिन नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए जा रही हूँ। यही सुनना था। ये तो जेलसी में वहाँ से अब उसके घर ही जाने लगता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि रूही तो इसकी मॉम से मिलने के लिए आ गया था। जैसे ही वो क्वेश्चंस पूछ रही होती हैं, ये जवाब देने वाला होता है तो कोई डोर की बेल बजाता है। आगे से देखने पे पता चलता है कि सॉन्ग जाओली आया था। और फिर हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि रूही सॉन्ग जाओली के ऑफिस में ही काम करता है। इस बेचारे को अपने बॉस को देख के तो एकदम शॉक भी लग गया था। अब हालांकि वीकेंड था, वो फिर भी इसे कोई काम पकड़ा देता है, जिसकी वजह से कि रूही को तो इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। और ये डेवल से स्माइल पास करता हुआ बाहर अब जो काम करने के लिए आया था, इसे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अब यहाँ पे बैठे बैठे अचानक ही जीशवान की मॉम की तबीयत बिगड़ गई थी। ये परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। ये तो शुक्र है कि फ़िलहाल तो सॉन्ग जाओली उधर ही खड़ा हुआ था। ये उसे देख के रोने लग गई थी। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि दोनों ही इसकी मॉम को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। जीशवान की मॉम की कंडीशन ख़राब थी, उन्हें जल्दी में ही किसी की किडनी चाहिए थी। अब किडनी डोनर का अरेंज तो हमारा हीरो कर देता है, जिसके बाद इसकी मॉम की अब हालत कुछ बेहतर थी। उसे थैंक यू बोल रही होती है कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है। वो कह देता है कि कोई बात नहीं है, और यहाँ पे तो इसे ऑफ़र करता है कि क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करने के लिए मानोगी। बल्कि मुझे तो एक बहुत ही अच्छी लेडी की तलाश है, बस उसी की ही कमी है। अगर मान जाओ तो बेहतर ही होगा। फ़िलहाल जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सोचने समझने के बाद ही कोई रिप्लाई करना। और ये कहता वो वहाँ से चला गया था। रात को हमें दिखाया जाता है कि इसकी मॉम को होश आ गया था और ये बहुत ज़्यादा ही हैप्पी दिख रही होती है। आखिर को अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा लव जो करती है। मॉम तो अपनी बेटी से माफ़ी मांग रही होती हैं कि मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी परेशानी देखने को मिल रही है, और वैसे भी अपने बाप के कर्ज भी अभी तक ये चुका ही रही थी। और इसी वजह से इसके बॉयफ्रेंड ने भी इसे काफ़ी परेशान किया था, शाओजिन ने। उसने तो ये भी तब कहा था कि अगर तुम मेरी मुझसे शादी कर लोगी और जो स्कैंडल मेरा बना है उसमें मतलब मुझे निकालोगी, तो बदले में तुम्हारे उन डेब्ट्स को क्लियर करने में तुम्हारी मदद करूँगा। मोम ने उन बातों का कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया था,
उन्हें कह रही होती है कि आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी अगर मैंने ही आपकी केयर नहीं करनी है तो और किसने करनी है। इसने बहुत सोच समझ लिया था कि अब फाइनली ये तो सोंग जाओली के यहाँ ही काम करने के लिए जाएगी। इधर ही हमें सोंग जाओली को दिखाया जाता है, वो वक्त याद कर रहा होता है कि जब वो सीक्रेटली उसे लाइक क्या करता था। दोनों का टकराव भी होता था, लेकिन कभी भी इस पे तवज्जो दी नहीं उसने, मीन के जी शुआन ने। अभी भी इन सारी बातों में ही खोया हुआ होता है। बहुत सोचने समझने के बाद फाइनली नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये तो सोंग जाओली के घर पे पहुंच आई थी। इसके बाल गीले हो गए थे, बाहर बारिश हो रही थी, वो सुखा देता है। सो स्वीट। ये यहाँ पे मान जाती है कि ठीक है, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए रेडी हूँ। और ये सुन के वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था एंड इसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जी शुआन ने इसका ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और याओ मैडम को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब यहाँ के चेयरमैन तो फिलहाल ग्रैंडपा ही होते हैं और ये ग्रैंडपा को भड़काने लग गई थी। इसके खिलाफ ही किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, अभी अभी नहीं आई थी। तो ये ग्रैंडपा से बोल देती है कि क्यों ना आप इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी लड़की को दे दें, पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है। ग्रैंडपा तो फ़ौरन से उसकी बात को मान लेते हैं कि देख लेते हैं, अगर इसने उस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर लिया तो हम मान जाएंगे इस लड़की को, इसलिए इसे ऑफिस में काम करने देंगे। अगर ना कर पाई तो ये लड़की अब ऑफिस से बाहर ही होगी। ये काफ़ी सारी परेशान हो जाती है। अब यहाँ पे इसकी रूही से भी मुलाकात हो गई थी, वो जैसे इसकी हेल्प कर रहा होता है। इसने उसकी ड्रिंक पकड़ ली थी और ये सब कुछ देख के सोंग जाओली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जैसे इससे पूछता है कि ये कौन है, हमारा बॉयफ्रेंड है, तो कह देती है कि हाँ बिल्कुल। अब फ़ौरन से इसने रूही को ऑफिस में बुला लिया था और कहीं दूर बिजनेस ट्रिप पे भेज देता है। और ये भी कि बदले में तुम्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। अब रूही भी खुश हो गया था, खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रात को अचानक ही लाइट चली गई थी, ये काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा डर जाती है। इवन के रूही को कॉल्स मिलाती है, वो पिक नहीं करता। एंड फिर यहाँ पे असिस्टेंट च्यू को भी कॉल मिलाने लगी थी, उसे मैसेज करती है, जो कि नंबर फ़िलहाल हमारे हीरो के पास ही होता है। यही मैसेज देखना था, वो तो फ़ौरन से इसे देखने के लिए आ गया था और तभी ऊपर से लाइट भी ऑन हो जाती है। ये अब उसे बताने लगी थी कि कैसे इसने रूही को मैसेजेस किए थे, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो वो कहता है कि हाँ, तो वो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है, क्या तुम्हें नहीं पता। एंड ये भी कहती है कि मैंने तो असिस्टेंट चियो को भी मैसेजेस किए थे। अब मुझे क्या ही मालूम कि असिस्टेंट चियो का नंबर तो फ़िलहाल हमारा हीरो यूज़ कर रहा है, तभी तो वो भागा भागा इसे देखने के लिए यहाँ पे आ गया। अब जैसे असिस्टेंट चियो को मैसेज करने लगती है तो उसे शक होता है कि जैसे कि इनके मोबाइल की बेल बजी है, तो ये जैसे तैसे करके बात को संभाल लेता है। अब वो इसे घर ड्रॉप करने के लिए भी पहुंच आया था, ये थैंक यू बोल के। जैसे ही अब अपने घर जाने लगती है तो ये पीछे से देखता है और याद करने लगा था कि कैसे काफ़ी टाइम पहले ये ऐसे ही उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते करते घर छोड़ जाया करता था। इसके मन की यही विश थी कि काश कभी मुझे ये डोर पार करने का मौका मिलेगा। अभी इन सारी सोचों में गुम खड़ा था कि एक स्ट्रेंजर लड़के पे इसकी नज़र पड़ती है, जो कि जिशुआन के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब ये उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। अब जैसे तैसे करके इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, वो लड़का भाग गया होता है। ये फ़ौरन से अपने बॉस को देखने के लिए आती है कि आप तो ठीक है ना। अब इसी की ही केयर करते हुए और इसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो तो जिशुआन को घर पे ही लेके आ गया था कि यहाँ पे अब तुम आराम से रहो। आज फिर उसने इसके लिए खाना बना लिया था। ये वैसे ही बॉस को तंग करने के लिए पूछ लेती है कि अगर आप सीईओ ना होते ना कंपनी के, मुझे लगता था कि आप ना एक फूड ब्लॉगर ज़रूर होते। खाना जो इतने मज़े का बनाते हैं। तो वो कह देता है कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाता हूँ, वैसे भी बाकी लोगों के लिए बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। फिर इन सारी बातों को छोड़ के अचानक ही पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे काफ़ी सारे दुश्मन हैं? अगर कोई ऐसा एग्जैक्ट दुश्मन है तो मुझे बताओ, उसे तो ये खुद ही ठिकाने पे लगा देगा। खैर वो कह देती है कि मेरे दुश्मन तो नहीं है, लेकिन हाँ डेप्टर्स ज़रूर है, जो कि इसे तंग करने के लिए आ जाया करते थे। इसके पापा ने जो कर्ज लिया हुआ था और वो अब इस बेचारी को परेशान करते हैं कि वो कर्ज तुम ही चुकाओगी। जाओली को तो इसकी फिक्र होने लगी थी। वो पूछ लेता है कि बाकी तुमने कितने पैसे चुकाने हैं। ये अब उसे इसमें वो वाले भी पैसे ऐड करके बता देती है, जो कि स्पॉन्सर्ड किए गए थे इसे। अब इसे क्या ही मालूम कि वो किसी और नहीं बल्कि हमारे हीरो ने ही उसे दिए थे।
अब बातों ही बातों में पूछ लेते हैं कि वैसे उस रूही साहब में तुम्हें क्या नज़र आया कि उसे तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तो ये कह देती है कि वो रिलायबल है एंड स्पेशली कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये यहाँ पे इसका हाथ पकड़ लेते हैं कि वो तो मैं भी हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। क्या ये तो अपना हाथ छुड़ाती हुई वहाँ से भागी गई थी। दूसरी साइड ही हमें शाओजिन को दिखाया जाता है जिसका गुस्से के मारे बुरा हाल, और यही इस वक्त फिर तब उस पर अटैक करने के लिए गया था, लेकिन जी शुआन उस वक्त सॉन्ग जाओली की वजह से इसके हाथों से बच गई। अगले दिन जैसे ही दोनों ऑफिस इकट्ठे जाते हैं तो ये कहती है कि बॉस पहले आप जाएं, इसके बाद मैं ही जाऊंगी। वो इसे मना कर रहा होता है, जैसे तैसे करके इसने उसे मना ही लिया था कि हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। तो तभी ऊपर से लियाओ साहब की भी एंट्री हो चुकी थी। अब तीनों ही ऑफिस में एंट्री देते हैं। अब जैसे ही उसके लिए कॉफ़ी बनाती है तो फ़ौरन से कह देता है कि ये कॉफ़ी नहीं पीता। इसे जेलिसी हो रही थी कि जी शुआन ने आखिर को लियाओ के लिए कॉफ़ी बनाई तो बनाई ही क्यों। यार वो तो यही बताने के लिए आया था कि जिन मिस्टर यू की आपको तलाश है वो कंट्री वापस आ चुका है। अब जैसे तैसे करके उसे लैंड के लिए मनाना है, क्योंकि उस लैंड वही प्रोजेक्ट में शामिल थी जो कि ग्रैंडपा ने इसके ज़िम्मे लगाया था और हर हाल में इसे वो प्रोजेक्ट हासिल करना था। दूसरी तरफ ही हमें मिस्टर यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। उनके हैंड में तो इनकी वाइफ का बनाया हुआ एक शेल लैंप भी मौजूद था। बीच साइड का एरिया इन्होंने बुक करवाया होता है और वहीं पे इन दोनों की भी एंट्री हो गई थी। अब गाड़ी ने रोक रहा होता है, ये जैसे तैसे करके मिस्टर यू को मना ही लेते हैं कि हम दोनों कपल हैं एंड यहाँ पे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। वो इन्हें इजाज़त दे देते हैं। अब जैसे ही ये दोनों मिलकर खाना बना रहे थे, इनकी साथ में क्यूट क्यूट सी इंटरेक्शन भी होती ही रहती है। खैर फिलहाल तो इनकी नज़रें मिस्टर यू पे ही जमी हुई थी। खाना बनाने के बाद ये उसे देती है कि जाओ मिस्टर यू को पकड़ा दो। अब जैसे ही ये मिस्टर यू को पकड़ाने के लिए आता है तो वो कह देते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ, समझता हूँ सब कुछ। तुम्हारी तो एंगेजमेंट हुई थी ना जाओ के साथ, लेकिन फिर क्या बना। और ये लड़की कौन है, कोई भी यहाँ पे बस अब जो नाटक कर रहे हो ना वो बंद करो। मैं सब जान गया हूँ कि तुम लोग मुझसे प्रोजेक्ट की बात करने के लिए आए हो और वो लैंड मेरी वाइफ की थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो कभी भी मैं आप लोगों को नहीं बेचूंगा। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा ही अपसेट हो गए थे कि अब हम क्या करेंगे। थोड़ी रिसर्च करने के बाद इससे मालूम होता है कि उस लैंड पे शायद के कोई काम करवाना चाह रहे थे मिस्टर यू। इसके लिए इन्होंने डिज़ाइनर्स को भी काफ़ी तलाश किया है। क्यों ना हम कोई अपना आइडिया लेके उनके पास जाएं, उन्हें पसंद आ जाएगा। सो इस तरह से वो अपनी ज़मीन भी हमें दे देंगे। ये तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ इससे बेस्ट आइडिया और क्या हो सकता है। सॉन्ग जाओली तो इसके लिए फ्रूट्स काट के लाया था एंड यहाँ पे नाटक भी करता है कि ये देखो मेरे हैंड पे चोट भी लग गई। उसे तो सारी समझ आ गई थी कि इसने मेरी अटेंशन पाने के लिए ही किया है, वरना कि ये जो बेस्ट इतनी सारी कुकिंग कर लेता है अपने हाथ पे कट कैसे लगवा सकता है। क्या अब जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी ये उसकी हेल्प करने का सोचता है कि क्यों ना मैं ही तुम्हारे साथ मिलकर ड्राइंग वगैरह करता हूँ। इसी बीच जैसे उसके क्लोज आने की कोशिश करता है इसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। उसे साइड पे धक्का देती है तो पेन लगने की वजह से इसके हैंड पे चोट आ जाती है। अब वो सॉरी भी बोलने लगी थी और साथ में इसके हैंड पे उसने मेडिसिन भी लगा दी थी। ये कह देता है कि सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस बैथ लेते वक्त मेरी हेल्प कर देना। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वो जब इसे शॉवर दिला रही होती है, यहाँ पे इसके जो बैक साइड पे चोटें लगी हुई थी उनको लेके काफ़ी अपसेट भी दिख रही थी। वो कह देते हैं कि वैसे इन सारी चोटों से ज़्यादा मुझे पता कौन सी चोट पसंद आई जो कि आज तुम्हारी वजह से लगी थी। ये कहने के बाद वो इसे किस कर लेता है और इससे पहले के मज़ीद इंटीमेट होते यहीं पे ये सीन कट। नेक्स्ट हमें इसे रूम में दिखाया जाता है और बाहर ही एंट्री हो गई थी सॉन्ग जाओली की भी, जो कि जी शुआन से यही कह रहा था कि तुम्हें पता है कि मैं कल की रात बिल्कुल भी सो नहीं पाया क्योंकि तुमने मेरे रूम पे कब्जा जो किया हुआ है, क्यों ना हम दोनों साथ में सो जाएं और जो तब हमारे बीच जो स्टॉप हो गया था उसे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये तो शर्म आती हुई वहाँ से भागी गई थी। अगले ही दिन दिखाया जाता है कि दोनों फिर से मिस्टर यू के पास पहुंचते हैं उन्हें अपना आइडिया बताने के लिए, लेकिन वो मिस्टर नहीं मानने वाले थे। ये भी कह देता है कि चलो कोई नहीं, हम जितना इनके पीछे भागेंगे ये उतना ही हमें मना करेंगे। इसी बीच मिस्टर यू को चक्कर आता है और वो चकरा के नीचे गिर गए थे। इन्हें उनकी टेंशन होने लगती है और उन्हें तो बस सिर्फ जो अपनी वाइफ का बनाया हुआ शेल लैंप था उसकी ही चिंता होती है। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था। यह असिस्टेंट को कॉल्स मिलाता है, लेकिन फ़िलहाल वो शायद कहीं चला गया था
अब हालांकि इसने कभी भी ड्राइव नहीं की थी, आज मिस्टर यू की खातिरी से ये सब करना पड़ रहा था। और यहाँ पे इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जैसे तैसे करके ही उन्हें हॉस्पिटल लेके आ गया था और यहाँ पे इससे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही अब वो पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, तो सोंग जाओली जीशुआन को हक कर लेता है। ऊपर से असिस्टेंट की भी एंट्री हो गई थी और वो इसे साइड पे ले जाकर बताने लगता है कि कैसे जब इन्होंने न्यू कार ड्राइविंग करना सीखा था, ये अपने भाई को लेके बाहर निकल गए थे। इसी बीच ही इन्हें किडनैपर्स ने पकड़ लिया और इसके भाई की भी डेथ हो गई। अब बॉस को तो रेस्क्यू कर लिया गया था और उसके बाद ही डॉक्टर ने मना किया था कि ये अब ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि बस उसी ट्रॉमा की वजह से इनकी कंडीशन बदतर ही होती गई और इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अब इसे समझ आ जाती है कि वो कैसा फील कर रहे होंगे और मजबूरी में इसकी खातिर ही उन्हें मिस्टर यू को बचाने के चक्कर में वो सब करना पड़ा। अब घर पे दिखाया जाता है जी शुआन तो सोंग जाओली की बहुत ज़्यादा केयर करती है। उसे बैड फील हो रहा था कि मेरी वजह से ही ये सब हुआ, और इसे अपने लिए चिंता करते हुए देख के सोंग जाओली को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल तो इनका टॉपिक यही शेल लैम्प ही होता है कि जैसे तैसे करके हमने इसे जोड़ के मिस्टर यू को पकड़ाना है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें तो इन्होंने फ़िक्स कर ली थी, बाकी के बीच पे गुम हो गई थी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तलाश करते हैं, फिर जैसे ही पता चलता है कि वो तो समुद्र के बीच ही मिलेंगी। ये परेशान हो गई थी कि अब हम क्या करेंगे, कौन ढूंढ के लाएगा। और सोंग जाओली ये बात अच्छे से नोटिस कर लेता है। अब रात को जैसे इसकी आंख खुलती है तो ये घर में सोंग जाओली को तलाश करने लगी थी, बट वो वहाँ पे नहीं था। इसे सारी समझ आ जाती है। उसे ढूंढते ढूंढते बीच वाली साइड पे आ गई थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है कि आप कहाँ गए। इसे तो लग रहा था कि जैसे कि अब मैं कभी भी उससे नहीं मिल पाऊंगी, अब मेरा क्या बनेगा। और तभी वो पीछे से आवाज़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसने वो वाली शेल भी ढूंढ ही ली थी। और यहाँ पे तो ये उसे हक करके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। अब जैसे ही वो शेल लैम्प आके इन मिस्टर को पकड़ाते हैं, इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। एंड फाइनली इन्हें अपना प्रोजेक्ट देने का फैसला कर ही लिया था। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही ये ऑफिस लेट आती है और सारा कसूर हमारे हीरो का ही होता है। उसने तो इसका अलार्म ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें नहीं खुली। और जैसे ही यहाँ पे एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, यो मैडम ने तो अच्छे से नोटिस कर लिया था और उसे बहुत ज़्यादा ही जेलिसी होती है कि इनको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हम जो कि न्यू डिज़ाइन बना रहे थे उसके लिए जैसे ही बाहर जाते हैं तो इनको साथ में फिर से यो मैडम ने देख लिया था। और बस यहाँ पे आके इसका जो भी प्रोजेक्ट वगैरह था जिस पे काम कर रहे थे, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया होता है। और इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि अब हम क्या करेंगे। अब ग्रैंडपा को तो लग रहा था कि जैसे कि वो प्रोजेक्ट हमारे हाथों से निकल चुका है, बट जो गुड न्यूज़ देता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मिस्टर यू ने हमें वो पकड़ा दिया है। और यही सारा कुछ सुन के तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे होते हैं। अब फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब ये अपना टूटा फूटा डिज़ाइन लेके मिस्टर यू के पास गई थी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। और तभी न्यू आइडिया के साथ हमारा हीरो आया था सोंग जाओली, और उन्हें तो ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसी की वजह से ही इन्हें फिर मौका मिल गया था वो प्रोजेक्ट लेने का। और इन मैडम को तो और ज़्यादा जेलसी हो रही होती है कि मैंने जो कुछ भी किया और देखो कैसे उसमें इसे नाकामी हुई और ये मैडम सक्सेसफुल हो गई। खैर इन सबको तो यकीन होता ही है कि वो किया दरा याओ का ही होना है। और यहाँ पे तो इनडायरेक्टली इसने याओ को बातें भी सुना ही दी थी जिनका कि उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना क्या क्या रात को मेरे साथ डिनर पे चलोगी, तो वो कह देती है कि नहीं, मेरा तो ऑलरेडी प्लान बन चुका है वो के साथ, सो आज के लिए तो नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो के साथ साथ रूई भी आया हुआ था। इसने इतनी मज़े मज़े की डिशेज उनके लिए बनाई थी कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। और यही पोस्ट देख के तो यहाँ पे इसे जेलिसी हो रही होती है कि कभी जीशुआन ने मेरे लिए तो खाना नहीं बनाया, कैसे रूई के लिए बनाया हुआ है। उसने खैर पोस्ट को तो लाइक कर ही दिया था। खाना खाने के बाद ये दोनों तो वहाँ से चलते बनते हैं। इसने अभी कॉल मिलाई ही होती है कि ऊपर से ग्रैंडपा भी आ गए थे। अब इसे अंदाज़ा नहीं होता कि कॉल आगे से इसने पिक कर लिया है। अब जो भी ग्रैंडपा की और उसकी बातें हो रही थी वो जीशुआन सुन रही होती है। ग्रैंडपा को अंदाज़ा था कि कैसे ये कितना ज़्यादा लव करने लगा है जीशुआन को और याओ को भी। आज ऑफिस में जानबूझ के इसने क्रिटिसाइज़ किया था। अब वो तो यही चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुमने पहले भी कौन सा मेरा काम आना है, लेकिन
मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, तुमने याओ को ही अपनाना है। एक आखिरी दफ़ा इससे पूछते हैं कि याओ को अपनाना है या फिर कि तुम जीशुआन को। अब उसकी तो नो ही होती है कि याओ को तो कभी भी वो मुंह भी नहीं लगाएगा। यही सुनना था। ग्रैंडपा तो गुस्से में इसे थप्पड़ मार देते हैं कि काश उस वक्त अपने भाई की जगह तुम ही मर गए होते। यही सारी बातें सुन के इसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये तो अपना घर छोड़ के ही बाहर आ गया था। अब जैसे इसे मालूम होता है कि इसकी सारी बातें जीशुआन ने सुन ली हैं, उसे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या मेरे लिए खाना बनाओगी। एंड नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो इसके घर पे खाना खाने के लिए आ गया था। वो इसके लिए फ़िक्रमंद थी। इस बात का अंदाज़ा तो इसने बहुत ही अच्छे से लगा लिया था। अब ये बात तो जानते ही होता है और जानबूझ के इसे सुनाने के लिए फिर अपने फ्रेंड लियाओ को भी कॉल मिलाता है। ये कहने लगा था कि मुझे ग्रैंडपा ने घर से निकाल दिया, अब रहने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, बिल्कुल होमलेस हो चुका हूँ, क्या तुम जगह दोगे। और फिर खुद से ही कह देता है कि अच्छा तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं है। हाँ वैसे भी ग्रैंडपा के साथ तो तुम लोग भी तो बिज़नेस करते ही हो, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। जानबूझ के ही बातें कर रहा होता है। अब यही सारा कुछ तो लियाओ ने अच्छे से समझ लिया था। अब जैसे ही वो आइस पैक इसे बना के देती है चोट पे लगाने के लिए, तो ये यहाँ पे उससे इजाज़त मांग लेता है कि क्या मैं तुम्हारे घर में स्टे कर सकता हूँ। ये कैसे मना करती। अब जैसे ही बाहर आया खड़ा था तो इसकी बैग को देख के ये नोटिस करती है कि जैसे आज से 6 साल पहले भी मैंने कुछ ऐसा सही सीन देखा था। भागती इसके पास आती है कि क्या आप आज से 6 साल पहले हमारे घर पे आए थे। हालांकि ये सीक्रेटली आया भी था, लेकिन मना कर देता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तब ट्रेनिंग करता था, मेरे पास इतना टाइम कहाँ। खैर अब इसने उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, यही इसके लिए काफ़ी था। अगले ही सीन में इसे जब पता चलता है कि इसकी मॉम की तबीयत ख़राब है, उसे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच आए थे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि उनके लिए ना जल्द अज जल्द ही एक किडनी का अरेंज करना होगा। कल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हालांकि उसकी मॉम की खातिर इसने अपनी किडनी तक देने का फैसला कर लिया होता है। और जैसे ही पीछे से देखता है कि जीशुआन आ रही है, डॉक्टर को इशारा करके इसने वहाँ से भेज दिया था। वो तो आके इसे अपने घर की चाबियां दे देती है कि जब भी तुम्हारा दिल करेगा और तुम्हें ज़रूरत होगी तुम मेरे घर पे रहने के लिए चले जाना। और वैसे भी एक वीकेंड के लिए वो अपनी मॉम के साथ ही स्टे करने वाली थी। ये कह देता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा और तुम आराम से अपनी मॉम की केयर करो। वो भी थैंक यू कहती हुई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि अपनी मॉम का ख्याल रखते रखते एक हफ्ता गुजर गया था और मॉम इसे याद दिलाती है कि आज तो तुम्हारी बर्थडे है, क्या रूही को याद नहीं है, उसने तुम्हें विश नहीं किया। अचानक ही इसे फिर मैसेज आता है सॉन्ग जाओली का, जो कि इसे घर पे बुला रहा था। और ये मॉम से कहती है कि रूही का मैसेज आया, उसे लगता है मेरी बर्थडे याद आ गई है, मैं बस अभी घर जाती हूँ। नेक्स्ट दिखाया जाता है ये जैसे घर पे पहुंची थी तो सामने से बहुत सारे ही सरप्राइजेज इसका वेट कर रहे थे। उनमें के एक वो ड्रेस भी शामिल था जो कि आज से कुछ टाइम पहले इसे पसंद आया था। यहाँ पे जो भी चीज़ें मौजूद थी वो हमारे हीरो ने हर साल ही इसके लिए लेके रखी होती हैं। उसने ये भी नोटिस किया था कि वो वाइट ड्रेस इसे कितना पसंद आया था और तभी उसने इसके लिए बाय कर लिया था और ये देख के इसे खुशी हो रही होती है। ये तो अब यहाँ पे उसे ये भी कहने लगा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हो, बाकी रह गया रूही तो उससे भी ब्रेकअप हो सकता है। ये कहने के बाद वो इसे किस करने लगता है। अब जैसे इसे आवाज़ सुनाई देती है कि वो और रूही इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया। ये फ़ौरन से उसे वॉशरूम में छुपने का बोलने लगी थी। उन दोनों की भी खुशी खुशी एंट्री हो गई थी और यहाँ पे खाना खाते हुए बातें करते हुए अचानक जैसे ही अब रूही कहता है कि मैंने तो वॉशरूम जाना है, ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि ओह नो यहाँ पे तो इसकी मुलाकात हो ही जानी है सॉन्ग जाओली से और अपने बॉस को देख के ये क्या रिएक्ट करेगा। अब फिर दिखाया जाता है कि जैसे वो वॉशरूम में आता है तो वाकई में उसे वहाँ पे देख के एकदम शॉक्ड ही रह गया था कि क्या बॉस यहाँ पे आए हुए थे। तो तभी तो मैं कहूँ कि जब मैंने वॉशरूम में जाने का नाम लिया था तो तब जीशुआन के फेस पे हवाइयाँ क्यों उड़ गई थी। फौरन से बाहर आता है एंड फिर इसे कहने लगा था कि वो हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। वो कहती है कि नहीं मैंने भी वॉशरूम यूज़ करना है। ये कह देता है कि कोई नहीं पब्लिक टॉयलेट तो होंगे ही सही, हम बाहर ही कर लेंगे। एंड सॉन्ग जाओली को अब कन्फ्यूजन हो रही होती है कि जब मुझे वॉशरूम में रूही ने देखा था वो मुझ पर गुस्सा भी तो कर सकता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की प्लेस पे क्या कर रहे हो, बट ऐसा उसने किया नहीं। अब इसे डाउट हो रहा होता है कि क्या वाकई में रूही जीशुआन का बॉयफ्रेंड है भी सही कि नहीं। अभी फ़िलहाल तो ये सारी बातें इसने लियाओ से डिस्कस कर ली थी एंड उसे अपना एक काम करने को बोलता है। अब जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो
तो पीछे से अपने असिस्टेंट के फ़ोन से, अब जो कि उसका अकाउंट नंबर बना हुआ था, बिल्कुल उसी से रब्ता करने की कोशिश करता है रूही से। यही कहता है, अब उसे तो यही लग रहा था कि सामने से उसका फ्रेंड वही असिस्टेंट चियो है। अब उससे पूछ लेता है कि क्या वाकई में जीशुआन का तुम बॉयफ्रेंड हो? मुझे वैसे ऐसा लगता नहीं है। अब वो भी आगे से बोल देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट उसके बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा था, फैमिलीज की खातिर ही। अब ये सुन के तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा था कि वो जस्ट उसका फेक बॉयफ्रेंड है, रियल वाला नहीं। दूसरी तरफ ही हमें जीशुआन और वो को दिखाया जाता है। दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे ही आई थी। अचानक ही इसे लियाओ मैसेज करके काम पे वापस बुलाता है। इसे जल्दी में जाना पड़ गया था, अपना कोट नहीं लेके आई थी, बाहर ठंड भी थी, तो जीशुआन इसे अपना पकड़ा देती है और इसे यहाँ से जाते हुए शाओ जिन ने देख लिया था। अब इसका कोट देख के उसे अंदाज़ा होता है कि जैसे कि जीशुआन इधर से जा रही है। थोड़ी देर के बाद ही इसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें कि यही बोला गया था कि मैंने जीशुआन को किडनैप कर लिया, अगर तुम चाहते हो कि जिंदा सलामत देखो तो उसे फ़ौरन से लेने के लिए आ जाओ। ये अब लियाओ से पूछते हैं कि जो काम मैंने तुम्हें करने को बोला था क्या वही हुआ है? तो वो उन गुंडों को कॉल मिलाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मीन के इसने जीशुआन के सामने हीरो बनने का नाटक करने की फुल तैयारी करके रखी थी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो रियल में हो गया था। इसे बहुत ही टेंशन होने लगती है। अब जैसे जीशुआन का नंबर मिलाता है वो आगे से पिक कर लेती है। अब इन्हें पता चलता है कि शायद किडनैप कोई और लड़की हुई होगी। जैसे ही इस सब का जिक्र वो जीशुआन के सामने करता है तो जीशुआन कह देती है कि मेरा कोट लेके तब वो गई थी। इसका मतलब है कि जो कोई भी बंदा था उसने मुझे समझ के वो को किडनैप किया। ये दोनों तो उसे बचाने के लिए निकल पड़े थे। ये तो शुक्र है कि वो सही सलामती बैठी हुई थी। अब लियाओ तो फ़ौरन से आके उसे हक कर लेता है। इस बात का अंदाज़ा तो बहुत ही अच्छे से सोंग जाओली ने लगा लिया था कि हो ना हो ये इस लड़की को पसंद करने लगा। अब जैसे ही जीशुआन को कॉल मिलाता है तो आगे से उसका नंबर बन जा रहा था। अब इन्हें शक होने लगता है कि ज़रूर वो बंदा जीशुआन के पीछे था, कहीं उसने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। अब इसे एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है और साथ में किडनैपिंग की फ़ोटो भी थी। मीन के अब शाओजिन के हाथों वो बेचारी लगी चुकी थी, क्योंकि उससे बढ़ के और इसका क्या दुश्मन हो सकता था। अब जैसे ही कहता है कि अभी आता ही होगा, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना हुआ है सोंग जाओली, पैसे लेके, मुझे तो पैसे मिलेंगे तुम्हारे बदले में। ये गुस्सा कर रही होती है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट भी करती है इससे पहले कि वो इसकी इंसल्ट करता एंड बदतमीजी करता। तभी हमारे हीरो इसे बचाने के लिए पहुंच आया था। जो नाटक इसने प्लान किया हुआ था अब वो रियल बन चुका था। एंड यहाँ पे रिमेम्बर भी करते हैं कि कैसे एक दफ़ा इसने फ्लावर बुके लेके जाने की कोशिश की थी तब जीशुआन की तरफ, बट उससे पहले ही ये शाओजिन साहब उसे प्रपोज कर चुके थे और इन दोनों को साथ में देख के उसे बहुत ही बुरा फील हुआ था। एक दफ़ा तो वो इसे खो चुका था, अब बिल्कुल नहीं खोना चाहता था। अब यहाँ पे पीछे से तो शाओजिन ने इस पे अटैक कर दिया था इससे पहले कि मजीद बदतमीजी करता। ऊपर से फिर वो और लियाओ दोनों ही पहुंच जाए थे। ये तो बेहोश होने से पहले बस एक ही बात करता है कि अगर मैं जिंदा सलामत निकल गया सो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? और ये कहने के बाद वो बेहोश और ये रोने लग गई थी कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। एंड इसे इतना ज़्यादा उसके लिए रोता हुआ देख के शाओजिन का तो और ज़्यादा गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि मैं भी तो तुम्हें पसंद करता था, बट कभी तुम्हें मेरी फीलिंग्स कभी पसंद ही नहीं आई। वो सब कुछ भी जो कि बॉस की वाइफ के साथ अफेयर चलाया मैंने प्रमोशन लेने के लिए किया, और वो प्रमोशन किसके लिए? तुम्हारे लिए थी, बट नहीं, तुम्हें कभी फील ही नहीं हुआ। यार फिलहाल तो इसकी नज़रों के सामने ही वो लोग वहाँ से जा चुके थे। बाकी पुलिस को कॉल मिला दी थी। अब ये साहब तो जेल ही जाने वाले होते हैं अपनी इन हरकतों की वजह से। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। अब जैसे ही जीशुआन को होश आया था वो फौरन से सोंग जाओली को देखने के लिए आ गई थी। आगे से लिया वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे कि अभी इस दुनिया में सोंग जाओली बचा ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। वो तो बातों ही बातों में से ये भी बता देता है कि कैसे तुम्हारी मॉम को किडनी खुद ही इसने देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, बट नहीं, कभी भी तुम्हें उसकी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं हुआ। लियाओ इसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडपा ही सोंग जाओली को घर ही उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके गए हैं। इसे तो इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा ही लव करने लगी है सोंग जाओली को। अब उसके बगैर रहने का तो सोच भी नहीं सकती। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा के सामने आके इसने अपनी लव की कन्फेशन कर दी थी कि ये
कितना ज़्यादा लाइक करती है सॉन्ग जावली को। ग्रैंडपा तो कह देते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उस पर गिव अप कर दो। वैसे भी सॉन्ग जावली एंड याओ की शादी मैंने फिक्स कर दी है। ये तो मानने को तैयार ही नहीं होती कि ऐसा आपने ही किया होगा। सॉन्ग जावली तो कभी मानने वाला नहीं है और ये कहने के बाद वहाँ से चलती बनती है। अब जैसे सॉन्ग जावली को मालूम हुआ था कि जिशवान इससे मिलने के लिए आई थी, वो भी अपने रूम से बाहर निकल आया था, उसके पीछे जाना चाहता था, बट ग्रैंडपा मना कर देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी अब से सिर्फ तुम्हारा रिश्ता याओ के साथ है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो। ये मना कर रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी इजाज़त के बिना आप ये रिश्ता कैसे फिक्स कर सकते हैं। यही सुनना था। ग्रैंडपा जैसे उसे मारने की कोशिश करते हैं तो अब की बार याओ ने उनके हाथ से स्टिक पकड़ ली थी। यही कह रही होती है कि आप लोग क्या मुझे मना करोगे, बल्कि मैं ही सॉन्ग जावली से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है। आर्या असिस्टेंट से बोलने लगा था कि गाड़ी रेडी करो, मैं जिशवान से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। अब फिर दिखाया जाता है कि इसने सारी अरेंजमेंट्स कर ली होती हैं। अब फिर रूही को ही इन लोगों ने अपने ऑफिस में बुलाया था। रूही की तो चेहरे की हवाएं ही उड़ जाती हैं कि ओह नो, कहीं बॉस मुझे फायर तो नहीं करने वाले, पता नहीं मेरी गलती ही क्या है। वो अब वैसे भी कंपनी में यही रूमर्स फैले हुए थे कि रूही की गर्लफ्रेंड जिशवान है एंड उसका अफेयर अपने बॉस के साथ भी चल रहा है। हालांकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। अब यही सारा कुछ तो वो क्लियर करना चाहता था। रूही तो यही कहने लगा था कि आप जो भी मुझे करने को बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज़ मुझे जॉब से फायर मत करना। अब बहुत ही अच्छे से ही समझ चुका होता है। वेल, ये तो अब उसी के थ्रू ही सब क्लियर करना चाहता था कि इसका जिशवान के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। सो इसीलिए ही इसने जस्ट उसे प्रमोशन लेटर ही थमाया होता है। ये देख के तो रूही की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब जो कुछ के इसने उसे करने को बोला था वो फौरन से मान जाता है और फिर अपने ही सारे ऑफिस के कॉलीग्स को आके बता देता है कि कैसे मैं तो जस्ट जिशवान को अपनी सिस्टर ही मानता हूँ, वो मेरी कज़न की बेस्टी जो है, इसके अलावा हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि मैं तो सपोर्ट करूँगा कि वो और बॉस एक दूसरे को लाइक करते हैं। यही सारी बातें तो जिशवान ने भी सुन ली थी और ऊपर से जैसे ही सॉन्ग जावली आता है तो ये सारे लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे थे। अब इसे तो अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर इसने रूही की प्रमोशन ही की होनी है, तभी तो वो आज इतना हैप्पी लग रहा था। खैर, अब इसने उसके साथ रिलेशनशिप में आने का फैसला कर लिया था। इससे खुशी की और क्या बात हो सकती थी। इसने इसके सामने कुछ कंडीशंस भी रखी होती हैं, जिसमें कि ये भी होती है कि फ़िलहाल हम अपने इस रिश्ते को पब्लिकली शो नहीं करवाएंगे। वो तो फ़ौरन से मान जाता है कि ठीक है, जैसा तुम करने को बोलोगी। रात को हमें इन दोनों को एक साथ में अब जिशवान के घर में ही दिखाया जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए थे। आज की रात दोनों साथ में स्पेंड करते हैं। फाइनली जो कि सॉन्ग जावली चाहता था आज उसे मिल ही गया था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। इस सब के बारे में उसने लिया को भी बता दिया था एंड साथ ही साथ उसे टीज करने से भी बास नहीं आता। खैर, उसे तो वाकई में जेलसी हो रही थी। ग्रैंडपा ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी होती है कि आखिर जिशवान का और सॉन्ग जावली का आपस में कब से रिलेशन है, स्पेशली जब उसे ये पता चलता है कि आज की रात तो सॉन्ग जावली घर पे वापस आया ही नहीं है, बल्कि वो जिशवान के साथ है। एंड फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इसे मालूम हो ही जाता है कि बहुत साल पहले सॉन्ग जावली ने जिशवान को स्पॉन्सर भी किया था। अब चाहे जो भी हो जाए, इन्होंने तो उनके रिलेशनशिप को तोड़ने का फैसला कर ही लिया होता है। अब ये जैसे ही अपनी मॉम को देखने के लिए आई होती है, इनके बीच रूही को लेकर ही डिस्कशन जारी थी। अब तभी ऊपर से फ्लावर्स बुके लेके हमारे हीरो की भी एंट्री हो गई थी। वो मॉम से बिल्कुल नहीं छुपाना चाहता था, उन्हें सारा बता देता है कि कैसे मैं इसे पसंद करता हूँ, बल्कि हम दोनों तकरीबन एक हो ही चुके हैं, बस यही मुझे कोई ख़ास भाव नहीं दे रही है। ये सुन के अब मॉम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही थी। ये शायद सोच रही थी कि मॉम कभी हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो इन दोनों को लेके उल्टा हैप्पी ही लग रही होती है कि हमेशा ही अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहो। इधर ये जैसे ही खाना खाते हुए से बताती है कि मैं अपने किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाना चाहती हूँ, इसका किसी पे क्रश था। ये सुन के लियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो बिल्कुल भी इसे इजाज़त नहीं देता कि काम से छुट्टी करने का तो तुम सोचना भी बात समझी तुम। और फिर नेक्स्ट सीन में ही उदास सा इनके पास आता है और पूछने लगा था कि क्या तुम जानती हो कि वो अपने उस फ्रेंड के पास गई भी है कि नहीं।
और फिर इसने मना ही लिया था जी शुआन को कि अपनी बेस्टी को कॉल मिलाओ और उससे पूछो कि इस वक्त वो कहाँ पे है। अब जैसे ही उसे कॉल मिलाती है वो तो आगे से रो रही थी एंड इनके ऑफिस में ही मौजूद होती है। ये सारे अब उसे देखने के लिए आ जाते हैं एंड वो अब इसे बताती है कि जिस पे मेरा क्रश था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बल्कि मैंने तो उसे उसके एक्स के साथ ही देखा था। और यहाँ पे तो इन चारों ने ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, जिस तरह के ये उसका ख्याल रख रहा होता है। इन दोनों को तो अच्छे से अंदाज़ा था ही साई कि ये वो को पसंद करता है। वो ड्रंक हो गई थी, वो इसे उठाता हुआ फिर वहाँ से लेके चलता बनता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि ये भी जी शुआन को अपनी बैग पे बिठा के घर पे ही लेके आया था। यही कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि कैसे तब तुम लियाओ को देख रही थी कि वो उठा के जा रहा था और मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको देख के तुम्हें जेलिसी हो। और यहाँ पे ये भी रिमेम्बर करता है कि कैसे रात को ये अकेले घर जाया करती थी, अंधेरा भी होता था और ये हमेशा ही अक्सर उसके पीछे पीछे ड्राइव करके जाता था उसे घर पे छोड़ने के लिए। और आज एक रिंग भी उसे दिखाता है कि ये मेरे भाई की है एंड इसे अपने भाई की स्टोरी बताने लगा था कि जबकि इन दोनों को किडनैप किया गया था। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब उन गुंडों ने इन दोनों भाइयों को किडनैप किया था, उन्होंने तो यही चांस दिया था कि आप दोनों में से एक ही बचेगा। अब आप लोगों की मर्जी है कि पहले कौन किसे मारता है। दोनों भाइयों ने कह दिया था कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मारेंगे और हमें इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि जो सॉन्ग जाओली है वो सॉन्ग फैमिली का एडॉप्टिव सन है, इसलिए शायद ग्रैंडपा भी इसे लव नहीं करते। रात को अचानक ही एक गुंडा जैसे ही सॉन्ग जाओली को मारने के लिए आया था, तभी आगे से इसका भाई शुआन आ गया था और बस वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी सॉन्ग जाओली को बचाने के चक्कर में। यही सारी बातें वो इसे बता के बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। इधर ये कहती है कि मैं तो अपने घर की कीज भूल गई हूँ, पता नहीं कहाँ पे। आज की रात तो फिर लियाओ इसे अपने घर पे स्टे करने का बोलता है एंड उसने जो कि अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी फाइनली इसे बोल देता है। अब ये तो फौरन से ही मान गई थी उसके घर में स्टे करने के लिए, मीन के कहीं ना कहीं वो भी लियाओ को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट डे एक ऑफिस में इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से सॉन्ग जाओली और असिस्टेंट को जल्दी में ही निकलना पड़ गया था। वो अपना मोबाइल घर पे भूल गया था। ये असिस्टेंट को जैसे ही मैसेज करती है कि सॉन्ग जाओली अपना मोबाइल घर पे भूल गया, तो अचानक सुनाई देती है इसे आवाज़ कि हाँ ये मैसेज तो सीधे सॉन्ग जाओली के नंबर पे गया है, लेकिन ये तो असिस्टेंट के पास था। अब बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करने के बाद जैसे अपनी बर्थडे का यहाँ पे करती है तो फ़ोन का पासवर्ड खुल जाता है। अब उसमें तो इसकी फ़ोटोज़ भी मौजूद थी और ये सब कुछ देख के इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ओह तो मुझे स्पॉन्सर करने वाला भी स्टडीज़ के लिए तब कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग जाओली था। ये कब से मुझे पसंद करता है और इसने इस बात का कभी मुझे शक होने ही नहीं दिया और यही सारी बातें सोच के स्माइल भी कर रही होती है। नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिशवान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जो भी अब इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे उसी का हाथ है और उसके अकाउंट में तो कहीं से काफ़ी सारे पैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं। ये तो मानने से इनकार कर देता है। अब इतने में ऊपर से मीटिंग में जिशवान की भी एंट्री हो गई थी। ग्रैंडपा तो उसे अकेले में अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और इस सब का रीज़न पूछने लगे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो तो मानने से साफ मना कर देती है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उसे तो इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि ओह तो वो जो अकाउंट मेरा बना हुआ था उसमें ज़रूर ग्रैंडपा अपने पैसे ट्रांसफ़र किए उन्हें और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब ग्रैंडपा को भी पता चल गया था कि ये लड़की इतनी भोली भाली नहीं है, सब कुछ समझती है। वो तो इसके सामने दो चॉइसेस रखते हैं, या तो अपनी मॉम को बचा लो या फिर सॉन्ग जाओली को छोड़ के चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या ही करती, इस वक्त मॉम भी तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। फ़िलहाल तो वहाँ से चली गई थी और पीछे से ग्रैंडपा इसे टॉन्ट मारने से बाज नहीं आते हैं कि देखो मैंने तो जस्ट उसके सामने दो ऑप्शंस रखे थे और उसने अपनी मॉम को चूज़ किया, ना कि सॉन्ग जाओली। तुम्हें अब आगे तुमने ही फैसला करना। इसे तो ग्रैंडपा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ही आ रहा था। अब फिर इन्हें घर पे ही दिखाया जाता है। इसने तो फैसला कर लिया था कि यहाँ पे नहीं रुकेगा और अब हमें खैर पता तो चल ही चुका है कि ग्रैंडपा से नफरत क्यों करते हैं। वो इसलिए कि ये सॉन्ग फैमिली का एडॉप्टिव सन है। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ये कंपनी से संभालने को मिले और तभी हमें ये भी मालूम होता है कि ग्रैंडपा ने ही तब इसके भाई को और इसे किडनैप करवाया था। एक्चुअली में ये उसी बहाने से सॉन्ग जाओली को ही मरवाना चाहते थे, बट इसका भाई तो इसे इतना ज़्यादा लव करता था कि उसने अपनी जान तक दे दी और यही सारा कुछ सुनना था। अब सॉन्ग जाओली को तो बहुत ज़्यादा ग्रैंडपा पे गुस्सा आता है,
स्पेशली कि जी शुआन को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। उसने तो इनकी कंपनी को छोड़ के यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था कि अब आप ये सब कुछ खुद अकेले में ही संभालेंगे, समझे। और यही सुन के तो ग्रैंडपा को बहुत ही बड़ा धचका लगता है और लगना भी चाहिए, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये भागा भागा अब जी शुआन को मिलने के लिए आ गया था। अब जैसे ही पता चलता है कि एक किडनी डोनर का अरेंज हो गया तो ये परेशान हो जाती है कि लियाओ ने कहा था कि आप किडनी देने वाले हैं। वो हमने तो साफ मना कर दिया होता है कि मैंने कोई भी सर्जरी नहीं करवानी है, लेकिन डॉक्टर ने कहीं और से किडनी डोनर का अरेंज कर दिया था, इसका नहीं। और ये इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट इन दोनों ने कोई कंपनी स्टार्ट कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। ये तो उसे अपने स्कूल के दिनों को याद करवाने के लिए वहाँ पे भी लेके आ गई थी। इसकी कोशिश तो यही होती है कि जैसे तैसे करके ये अब मान ही जाए कि ये काफ़ी टाइम से इसे पसंद करता है, बट नहीं, वो तो अभी भी इसे नहीं बताने वाला था। इसे एक रेस्टोरेंट पे भी लेके आती है जहाँ पे अक्सर खाना खाने के लिए आती थी। एक लेडी ने तो सोंग जावली को पहचान लिया था कि मैंने पहले भी आपको इधर देखा था। ये कह देता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पे कभी भी नहीं आया, बल्कि फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। अब इससे भी बर्दाश्त नहीं होता। अब उसका फ़ोन लेके पासवर्ड मिला लेती है कि मेरी बर्थडे पे है, एंड अपनी फ़ोटो से दिखाने लगी थी कि हाँ अब क्या अभी भी प्रीटेंड करोगे कि जैसे बहुत पहले से मुझे नहीं जानते हो। अब वो कह देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा फर्स्ट लव सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। एंड ये कहने के बाद वो इसे किस कर लेता है। नेक्स्ट अब हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है। सोंग जाओ ली एंड जी शुआन की शादी हो चुकी थी। इनका एक छोटा सा बेबी भी होता है एंड एक और बेबी भी पैदा होने वाला था। अब ये दोनों उससे पूछने के लिए आते हैं कि तुम एक क्लास रिपीट क्यों करना चाहते हो। तो आगे से वो ये रीज़न बता रहा होता है कि क्योंकि वहाँ पे इन दोनों के जो फ्रेंड की बेटी थी वो भी पढ़ती होती है और ये उसी की खातिर ही क्लास रिपीट करना चाहता था। मीन के लियाओ एंड वो दोनों की भी शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी थी। ये सुन के तो दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं कि हमारे बेटे का अभी से ये हाल है। खैर इनकी इस छोटी सी फैमिली के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।